नाउ सी, इट्स अ पार्ट टू। ठीक, हमने कल पार्ट वन में क्या पढ़ा कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर एम्ब्रियोनिकल स्टेज पढ़े हमने, फिर इसमें कितने फेजेस होते हैं। मैम, हाँ, गैमेटोजेनेसिस से फिर से थोड़ा रिकैप कर दीजिए। मैम एक बार शॉर्टकट में फिर से बता दी, कल की मैं नहीं देखी क्योंकि बहुत बार कट जा रही थी। हाँ, कल बहुत वाइस कट रही थी मैम। ओके। सो पार्ट टू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले जो पार्ट वन में पढ़ा, पार्ट वन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसके एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस देखे, उसके बाद फिर हमने गैमेटोजेनेसिस देखा। तो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा था, अगर जब भी बात आए आपकी गैमेटोजेनेसिस की, तो आप इसे क्या समझेंगे कि जैसे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, तो गैमेटोजेनेसिस वो होता है जिसमें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दो के दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अगर आप गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, एक नाम इसका अलग अलग कर दीजिए, सिर्फ इतना कर दीजिए, जिनसेस हटा दीजिए, तो गैमेट का ये जो ओ का ई कर, तो गैमेट, गैमेट वर्ड से आप क्या समझते हैं, जहां पे मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन की, सेक्सुअल ऑर्गन की बात चले, उसको हम बोलते हैं गैमेट। ठीक, आप इससे सिर्फ फैमिलियर हैं, आपको ये चीज अच्छे से पता है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस लगाएं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें आप हर वक्त एक चीज याद रखेंगे कि ये जिनसेस जो वर्ड है, ठीक है, ये जो जिनसेस है ये हर जगह ऐड होगा। गैमेट के बारे में पढ़ेंगे तो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊक से बारे में पढ़ेंगे, ऊक मतलब ये होता है एग। ठीक है, तो oogenesis ये सब होगा। इसी तरह से जो जिनसेस है ये आपके हर जगह इन्वॉल्व होता है। तो गैमेट बेसिकली क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस हमने क्या पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस वहां वो होता है जो कि स्पर्म और ओवम को, उसके फॉर्मेशन को करने में हेल्प करता है। और हमने ये भी देखा था कि जो हार्मोन्स होते हैं जिनसे ये सिक्रेट होता है, तो वो हार्मोन्स कौन से होते हैं। तो हमने देखा था कि जो हार्मोन्स होते हैं जो कि इस गैमेटोजेनेसिस को, मतलब मैच्योरिटी प्यूबर्टी स्टेज भी, क्योंकि स्टार्ट होता है मैच्योरिटी, जब बच्चा प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंच जाता है, ठीक है, मैच्योर हो जाता है, तब लगते हैं उसमें स्पर्म फॉर्मेशन और सेक्सुअल जो मतलब ऑर्गन्स होते हैं उनके फॉर्मेशन डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से शुरू होते हैं। ठीक, तो जैसे कि कौन सा हार्मोन है जो उसको प्रोवोक करता है, प्रोवोक मतलब होता है उत्साहित करना। ठीक, तो कौन सा हार्मोन है, GnRH, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक, GnRH जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, वो गैमेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। ठीक, प्रोत्साहित करता है, मतलब उसको आगे बढ़ाता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसके साथ साथ एक और हार्मोन्स होता है, वो होता है FSH, ये हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो इन दोनों हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम कौन करता है, तो इन दोनों हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो GnRH और FSH हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है। उसके बाद फिर हमने गैमेटोजेनेसिस या फिर oogenesis कोई बात करें, हमने क्या पढ़ा था कि अगर चाहे वो आइदर दे आर मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उनमें मैच्योरिटी स्टेज आ रही है, ठीक, और क्या कहते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि अगर ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, ओवा, ओवा मतलब ये बात चल रही है फीमेल्स की, और फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब मेल्स की बात चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बेसिकली आपका होता क्या है कि कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो विटामिन जो होता है, विटामिन आपका ई एंड ए, जो ई होता है वो बहुत ही ज्यादा मेजर रोल करता है। ठीक, तो विटामिन ई और ए जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी, इफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, मतलब डिफिशियंसी मतलब कमी, अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होगी, उस समय विटामिन ई की कमी में होता क्या है कि जो जैसे कि स्पर्म है तो वो वर्क मतलब उसका मतलब जो वो स्टेलाइज हो जाएगा। स्टेलाइज मतलब क्या होता है, स्टिलिटी मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जो स्टिलिटी होता है, LITY, स्टिलिटी,
तो जो स्टिलिटी होता है इसका मतलब होता है कि उसके मतलब उसके अंदर इतनी पावर नहीं रहेगी। मतलब अगर मेल के अंदर विटामिन ई की कमी हो गई स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम, तो उसका स्पर्म स्टाइल होगा, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसके अंदर इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो फीमेल के ओवम को, फीमेल के जो एग होते हैं उनको फ्यूज कर सके। ठीक। और अगर फीमेल में क्या कहते हैं विटामिन ई की कमी हो गई तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो मेल के स्पर्म को कैरी कर सके। इट मीन वो बेबी को प्रोड्यूस कर सके, फीमेल के अंदर ये पावर नहीं रहेगी तब। इसीलिए जब क्या कहते हैं गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जब प्यूबर्टी स्टेज में मैच्योरेशन प्रोसेस चलता है, तो उस समय मतलब मैच्योरेशन मतलब वो प्रोसेस जब गैमेट और स्पर्म मतलब जो बच्चा होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, जब वो मैच्योर होने लगते हैं तो उस समय उनको विटामिन ई और विटामिन ए की, ये दोनों जो विटामिन ई है और जो ए है, ठीक, इन दोनों विटामिन की बहुत ज्यादा ही नीड होती है। ओके। तो फिर हमने और देखा था कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो 2 टाइप में डिवाइड है। पहला होता है oogenesis, दूसरा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? देखो, गैमेटोजेनेसिस कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में जब हम पढ़ेंगे ना तो इसमें काफी सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर हम सिर्फ एक स्पर्म की बात करें तो वो क्या होगा, एन होगा, एन नंबर ऑफ स्पर्म होगा। फिर वही हम एक ओवम की बात करें तो वो क्या होगा, वो भी एन होगा। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है, 2n बनता है। ठीक। तो 2n बनता है। तो पहले बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जैसे कि जब प्राइमरी स्टेज होता है, देखो जब ये प्राइमरी स्टेज में जो स्पर्म है वो है, तो इसमें क्या हो रहा है इस समय प्राइमरी स्टेज में, कि हमने कई बार बताया है कि जो मेल होती है वो आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टेज को क्रॉस करते हैं। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो बर्थ के मतलब जब अपनी मॉम की वो यूट्रस में होती है, वॉम में होती हैं, तो उसी समय वो प्राइमरी स्टेज को क्रॉस कर लेती हैं। और सेकेंडरी स्टेज को कब क्रॉस करती हैं, वो बर्थ के बाद सेकेंडरी स्टेज को क्रॉस करती हैं जब क्या कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज आती है। ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 2n नंबर है तो उसमें पहले तो 2 अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। ठीक। यही सेम यहाँ भी चलेगा प्रोसेस, बस एक जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस जाएगा, वो मैं क्लियर करूंगी। यहाँ पे यहाँ तक देखो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा मेल में कि सारे के सारे स्पर्म के पास पावर होगी, उनमें से कोई भी स्पर्म क्या कहते हैं फीमेल की ओवम को डिफ्यूज करने के लिए काफी है, उसको डिफ्यूज मतलब उसको फर्टिलाइज करने के लिए काफी है। लेकिन इन द केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में क्या होता है कि बेसिकली एक ओवम क्या कहते हैं वर्क करेगा, बाकी जो ओवम बचते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। पोलर बॉडी में क्या होता है कि पोलर बॉडी नाम मात्र के समझो एग होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वो एग मतलब आप उनको कहेंगे लेकिन एकदम उनका कोई रोल नहीं होता है, उनका कोई फंक्शन नहीं होता, सिर्फ एक ही ओवम होता है जो फंक्शन प्ले करता है। ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे हम और देखते हैं, तो हमने फिर क्या देखा कि हमने देखा कि पहले हैप्लॉइड नंबर है। ठीक, हैप्लॉइड मतलब ये एन नंबर है। जब क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पर्म मतलब जब मेल का जब गैमेट फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ जिसको बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो हैप्लॉइड नंबर में होता है, मतलब कि एन नंबर में होता है। डेप्लॉइड कब आएगा, डेप्लॉइड तब आता है जब रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं एक साथ आके स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन होती है। ठीक। तो उस समय क्या होता है कि वो 2n बना देता है। तो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोगोनिया दोनों बेसिकली क्या है कि जब आप क्या कहते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप पढ़ेंगे, उसमें आप टीएस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और टीएस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कहाँ पे स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोनिया है, फिर लिजिड सेल है, सर्टोलिक सेल है। ये सारी सेल्स के बारे में एक एक सेल आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि सर्टोलिक सेल क्या रोल प्ले करता है, उसका फंक्शंस क्या है, किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से वो सर्कल क्या कहते हैं उसको क्रॉस करके बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली ये तब आप पढ़ेंगे जब उसके मतलब प्रैक्टिकल में ही पढ़ाया जाता है, बेसिकली जब उसके पूरे प्रोसेस को आप अलग करेंगे। ठीक। यहाँ भी मैं आपको दिखा दूंगी,
लेकिन पहले आप इतना ही जान लो। तो क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो होता है पहले वो हैप्लॉइड मतलब होता है, हैप्लॉइड मतलब होता है सिंगल। पहले जो स्पर्म होता है वो सिंगल होता है, लेकिन जब उसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स आते हैं, एक साथ मिलते हैं, और जब वो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है तो वो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। और इस 2n को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, इट टेक्स प्लेस विद इन स्पर्मेटोफिलस ट्यूब्यूल्स। ये क्या होता है, देखो बेसिकली कैसे इसका डायग्राम होता है। जैसे कि ये होता है एक सर्कल है, एक और सर्कल, एक और सर्कल, और इसमें खूब सारे से सेल्स बने होते हैं। ठीक, यहाँ जो होता है वो सर्टोलिक सेल होता है, सर्टोलिक सेल। ये क्या काम करता है सर्टोलिक सेल, तो सर्टोलिक सेल जो होता है ना, ये मतलब स्पर्म को नरिश करने का काम करता है। ठीक, और जो स्पर्मेटोजोआ है ये इधर साइड होता है, ये इस तरह से गोला गोला भी बनाए रहते हैं नीचे, बहुत कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा सा। यहाँ पे आते हैं स्पर्मेटोजोआ होता है। फिर स्पर्मेटोफिलियस ट्यूब्यूल्स क्या होता है कि साइड साइड में होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं साइड में। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा एक स्पर्म क्या कहते हैं, पूरा एक टेस्टिस की जब हम स्टडी करते हैं तो पूरा एक उसमें डायग्राम अच्छे से विस्तार से एक के क्या कहते हैं ऑर्गन का क्या कहते हैं होता है और दिखाया भी जाता है। ठीक है, उसके बाद और आप क्या देखेंगे कि आप ये देखेंगे, देखो एक मिनट थोड़ा सा इसको हटा दूं, रिमूव कर दूं, बहुत हो गया है। ठीक, यहाँ तक हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस बनाया तो उसको हमने क्या बोला, 2n नंबर बोला। उसके बाद ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये जो है सर्मीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। देखो जो ये नाम है ना, आपको ये नाम याद होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा नाम कैसे याद करेंगे, तो इसके भी एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका ऐसे है जैसे कि स्पर्म, ये नाम तो सबको याद होगा। ठीक, उसके बाद अब स्पर्मेटो, जो स्पर्म तो लिख रहे हो, स्पर्म के बाद क्या कहते हैं, एम तक लिखे हो, ATO लगाओ। ATO लगाने के बाद फिर ZOA लगा दो, स्पर्मेटोजोआ हो गया। स्पर्मेटोजोआ वो है जो हैप्लॉइड अभी तक चल रहा है, मतलब एन के फॉर्म में है। फिर जब रिप्रोडक्टिव और सेल्स मिलते हैं तो क्या हो जाता है, गोनिया हो जाता है। तो यहाँ तक तो ATO लगाए हो। अब यहाँ पे हमने ZOA लगाया था, GONI लगा दिया। गोनिया तब होगा जब क्या कहते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स इसमें मिलेगा। और जब क्या कहते हैं स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोगोनिया एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बनाएंगे। ठीक, उसके बाद इट टेक्स, ये कहाँ पे होता है, तो सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स में होता है। ट्यूब्यूल्स मतलब एक तरह से, आप नहीं देखते ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब क्या होता है, छोटा सा पाइप होता है ना, पाइप जैसा होता है गोला सा, तो सेम ऐसे ही गोला गोला ये होता है। ठीक, ऐसे सारे खूब सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक साथ सिमटे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये उसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटो जो स्पर्म जो होता है वो बनता है। ठीक है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पाया जाता है, तो स्पर्म के टेस्टिस में पाया जाता है। ओके, spermatogenesis is a continuous process and is completed in about 74 days। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये लगातार, मतलब इतने सारे स्पर्म्स लगातार बनते रहते हैं, इतने बनते रहते हैं लगातार। क्योंकि अगर एक स्पर्म जैसे कि एक्सक्रीट हुआ तो क्या कहते हैं इतने बनते हैं कि कभी वो ना खत्म होने वाले होते हैं, लगातार वो बनते रहते हैं। जैसे कि अभी एक बन के था, फिर कहते हैं एक नया फॉर्मेशन हो रहा है, तो कम से कम उसको 74 लग जाता है। ठीक, समझो 74 मतलब समझो कि आपका 2 महीना 14 दिन, तो समझो 2.5 महीना करीब लग जाता है उसको बनने में। पूरा एक नया स्पर्मेटोजेनेसिस जो ये प्रोसेस है चलने में उसको लग जाता है इतना समय, इतना कंप्लीट करने में। और कमी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं फॉर्मेशन होते रहते हैं, लगातार वो बनते रहते हैं। ठीक, उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। देखो जो सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ये किससे बना हुआ होता है, तो जो सिमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बना होता है। जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम बेसिकली एक तरह का लेयर होता है। ठीक, जैसे कि समझो, ये मैं बता देती हूँ, इस तरह से रहता है। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका टेस्टिस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक और सर्कल फॉर्म, फिर इसमें भी एक और सर्कल। तो ये क्या है कि ये जो ऊपर वाला सर्कल है, ये जो ऊपर वाला सर्कल अगर इसको कट करके बाहर तरफ दिखाऊं
तो कट करने के बाद अगर आप बाहर देखेंगे तो कुछ इस तरह से कट कर दिया मैंने, इसको बाहर दिखाऊंगी तो बाहर देखने के बाद आपको इस तरह से मिलेगा। आई होप सो कि इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं लिखा है मैंने। खैर इस टॉपिक पे मैं क्लास ओवर होने के बाद बात करती हूँ। देखो ये दिख रहा है, इस तरह से क्या होता है कि सेल्स बनाते हैं। तो इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियम सेल। इस सेल के अंदर क्या होता है, तो इस सेल के अंदर आपका सेमीफिरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं सेमीफिरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, तो स्पर्मेटोजोआ होता है और स्पर्मेटोगोनिया होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, तो ये दोनों कहते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में काम करते हैं। ठीक, अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे इट कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। एक ये अलग तरीके का सेल जो होता है, कौन, ये जर्मिनल इपिथेलियम। ये कौन से सेल से बना होता है, तो बेसिकली ये प्राइमोर्डियल सेल से बना होता है। प्राइ, अगर आपको कुछ वर्ड नहीं याद होते तो कुछ शब्दों को तोड़ दो, शब्दों को तोड़ दोगे ना तो बहुत आराम से, जैसे कि प्राइ लिखा हुआ है तो PRI, मो लिखा हुआ है मोर, डीलियल DIAL, प्राइमोर्डियल। ठीक, इस तरह से। तो प्राइमोर्डियल सेल से क्या कहते हैं, उससे ये बना होता है। दिस सेल स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाने में हेल्प करते हैं, उनकी शुरुआत करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडर्म। अब ये क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेसोडर्म, मेसोडर्म आप क्या होता है, आप ये अच्छे से जानते हैं कि एम्ब्रॉनिक मेसोडर्म जो होता है, ये हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रॉनिक का होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जब वो क्या कहते हैं एक फीटस से फीटस बन जाता है, फीटस के बाद की हम बात कर रहे हैं, वरना फीटस से पहले वो 5 फेजेस में डिवाइड होता है, के बाद वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है एक्टोडर्म, सॉरी इंडो, पहले इंडो होता है, फिर उसके बाद मीजो होता है, उसके बाद एक्टो होता है। तो इंडो जो होता है सबसे अंदर वाला होता है, इसमें क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि आपका हार्ट बन गया, लंग्स बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम्स बन गए, ये सब सारे ऑर्गन्स बनेंगे। मेसोडर्म्स में क्या होता है कि मसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली कि जो ये प्राइमोर्डियल सेल्स है, ठीक, जब भी कहते हैं ये ज्यादा और ज्यादा एक्सक्रीट कब होता है, ये ज्यादा एक्सक्रीट तब भी होता है जब आपके एम्ब्रॉनिक मेसोडर्म स्टेज चलता है। मेसोडर्म मतलब जब मांसपेशियों वाली स्थिति, मतलब जो वो मसल्स को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उस समय होता है। और एक्टोडर्म तो आपको पता है कि आउटर लेयर, जैसे कि आपने जो हाथ की स्किन हो गई, इन सबको फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद अब आप आगे क्या देखेंगे कि beside those beside those cells, germinal epithelium contain some large size of cells। इसमें क्या होता है कि जो जर्मिनल इपिथेलियम होता है, अभी तक तो एक वो सेल कंटेन कर रहा है, ठीक है, प्राइमोर्डियल सेल वो कंटेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बड़े लार्ज साइज में, बड़े बड़े देखते हैं साइज के सेल्स भी कंटेन करता है। उन सेल को हम क्या बोलते हैं, सर्टोलिक सेल्स। अब ये सर्टोलिक सेल क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दी कि सर्टोलिक सेल जो होता है बेसिकली क्या करता है कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसको नरिश देता है, उसको नरिश करता है। नरिश मतलब उसका पालन पोषण करता है। जैसे कि स्पर्म को कितने प्रोटीन चाहिए, कितने अमाउंट में न्यूट्रिशन उसको कब देना है, उसको किस तरह से फॉर्म करना है, तो ये सारा काम कौन करता है, कौन सा सेल करता है, तो ये सारा काम जो होता है सर्टोलिक सेल करता है। ठीक, उसके बाद साथ ही साथ हम और देखेंगे कि डेवलपिंग स्पर्म आर इम्बाइडेड इन साइटोप्लाज्म। ये कट गया थोड़ा सा, बता दूंगी मैं। जो कहते हैं जो डेवलपिंग स्पर्म है वो किससे बंधा हुआ होता है, तो जैसे कि समझो ये स्पर्म है, ओके रुको, समझो ये स्पर्म है। अब ये क्या हो रहा है कि स्पर्म बन रहा है, तो ये जो है ये किससे कवर होगा, तो ये जो है ये साइटोप्लाज्म से कवर होगा। ठीक है, क्योंकि जो टेल होता है वो भी काफी पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये जो स्पर्म है ये किससे कवर होगा, तो ये साइटोप्लाज्म से कवर होगा। इसको नरिश करने का काम कौन करेगा, सर्टोलिक सेल करेगा।
और साथ ही साथ क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है ये क्या करेगा कि जो सर्टोलिक सेल इसको मतलब देगा प्रोटीन, नरिश करने में हेल्प करेगा, साइटोप्लाज्म ये स्पर्म को प्रोवाइड करेगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब तो जैसे कि अब कुछ स्पर्म जैसे कि मैच्योर होंगे, समझो जो बच्चा है वो प्यूबर्टी स्टेज में है, मतलब वो प्यूबर्टी स्टेज आ चुका है, उसको वो क्रॉस कर रहा है, मतलब प्यूबर्टी स्टेज में चल रहा है इस समय लगातार। तो क्या होगा कि इसमें जो मैच्योर स्पर्म है वो क्या कहते हैं शुरुआत हो चुकी है। अब समझो कि जो मैच्योर स्पर्म है वो क्या कहते हैं तैयार हो गया, एक स्पर्म समझो, एक नहीं काफी स्पर्म तैयार होते हैं एक साथ, तो समझो स्पर्म जो है तैयार है। तो ये क्या होगा कि जब स्पर्म को बाहर निकलना होता है, जब स्पर्म बाहर निकलता है तो स्पर्म को बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, तो स्पर्म को बाहर एक्सपेल करने में, एक्सपेल मतलब होता है जब स्पर्म एक्सपेल होता है, जब स्पर्म बाहर निकलता है तो उसको हेल्प कौन सा सेल करता है, तो सर्टोलिक सेल है, वो स्पर्म को बाहर निकलने में आराम से हेल्प करता है। ठीक, एंड लिबरेटेड इन सेमीफिनिश ट्यूब्यूल्स। उसके बाद फिर क्या होता है कि सर्टोलिक सेल उसको हेल्प कर रहा है। अब सर्टोलिक सेल से होते हुए फिर क्या करेगा, ये सेमीफिनिश ट्यूब्यूल से, सेमीफिनिश जो ट्यूब्यूल है उसको एक रास्ता देगा कि अब आप यहाँ से आराम से निकल जाइए। ठीक, आपको एक्सपेल होना है, बाहर निकलना है, तो आप आराम से जो है आप बाहर निकल जाइए। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको तैयार होने चाहिए। अब आप कैसे तैयार करोगे, चाहे उसको रट डालो, चाहे समझ लो, कुछ भी हो। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोलिक सेल, जब क्या करते हैं स्पर्म सर्टोलिक सेल से बाहर निकलता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मे स्पर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेशन कौन सी प्रक्रिया होती है, देखो स्पर्मेशन क्या है, स्पर्म आपको आता है स्पेलिंग SPERM, स्पर्म आता है, IATIO लगा देना, स्पर्मेशन हो गया। ठीक, तो स्पर्मेशन कौन सी प्रक्रिया होती है, स्पर्मेशन वो प्रक्रिया होती है जब स्पर्म सर्टोलिक सेल के जरिए, सर्टोलिक सेल के हेल्प से बाहर निकलने में तो कामयाब रहता है। ठीक, उसके बाद लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। अब सर्टोलिक सेल क्योंकि एक एक अंदर होता है, स्पर्म काफी अंदर बनता है, तो अंदर सर्टोलिक सेल क्रॉस किया। अब सर्टोलिक सेल क्रॉस किया तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट पेनिस से वो एक्सपेल हो गया, वो पेनिस से अभी एक्सपेल नहीं हुआ है। ठीक, अभी उसका एक्सपेल होने में समय है। तो इस समय क्या हुआ कि उसने सर्टोलिक सेल को क्रॉस किया है। अब सर्टोलिक सेल के बाद अभी भी वो टेस्टिस में है। अब जब वो टेस्टिस से बाहर जाएगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, सीमिटेशन। ठीक, सीमिटेशन वो प्रक्रिया होती है जब स्पर्म सर्टोलिक सेल से फिर कहते हैं बाहर निकला तो वो क्या हो गया, स्पर्मेशन हो गया। फिर क्या कहते हैं जब वो टेस्टिस से बाहर निकला तो सीमिनेशन हो गया। ठीक, उसके बाद लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल। अब वो प्रक्रिया जब क्या कहते हैं स्पर्म मेल की बॉडी से बाहर निकलता है, मतलब मेल की जब अभी तो क्या कहते हैं वो टेस्टिस में पहुंचा, अब टेस्टिस के बाद ही तो वो बाहर निकलेगा ना। जब क्या कहते हैं स्पर्म मेल की बॉडी से बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को, उस वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इजुलेशन प्रोसेस। ठीक, तो इजुलेशन जो प्रोसेस होता है, इजुलेशन मतलब होता है कि अब जो स्पर्म है वो एक्सपेल हो गया, वो बाहर हो चुका है, और वो मतलब बाहर हो चुका है मतलब वो आप उसको आराम से देख सकते हैं, तो वो अब ऐसे वो स्टेज है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इजुलेशन प्रोसेस। उसके बाद mammalian sperm is transferred to vagina of female by the process of insemination। जो मेल का स्पर्म होता है जब फीमेल के वेजिना में जब वो जाता है, ठीक है, जब वो कहते हैं वो ट्रांसफर होता है। ठीक, जैसे कि मैं डायग्राम में बता दे रही हूँ, एक मिनट रुको, डायग्राम सही नहीं है। ये फीमेल का समझो वेगिना है। ठीक, ये फिलोपियन ट्यूब है, इसने ओवम कैरी किया हुआ है, ये फीमेल का वेजिना है। अब क्या होगा कि ये जो मेल का टेस्टिस है, यहाँ से क्या कहते हैं जब स्पर्म अंदर की तरफ जाएगा तो ये जो प्रोसेस होगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, फीमेल के वेजिना में, तो उस चीज को हम बोलेंगे इंसीमेशन। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंसीमेशन। जब सिर्फ क्या कहते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ जब टेस्टिस से कहते हैं स्पर्म निकलता है तो उसको हम बोलते हैं इजुलेशन। और
जब क्या कहते हैं सीमेशन, सीमेशन किसको बोलते हैं? सीमेशन उस प्रक्रिया को बोलते हैं जब टेस्टिस में स्पर्म आता है, और उसके बाद स्पर्मेशन किसको बोलते हैं? जब वो सर्टोरिक सेल से बाहर निकलता है। तो पहले सर्टोरिक सेल से बाहर निकलेगा, उसको हम बोलेंगे पहले सीमेशन प्रोसेस होगा, सॉरी स्पर्मेशन प्रोसेस होगा, फिर सीमेशन प्रोसेस होगा। सीमेशन मतलब स्पर्म जो है टेस्टिस में आ गया, फिर इजुलेशन मतलब स्पर्म जो है वो बाहर आ गया, और इंसीमेशन मतलब अब स्पर्म क्या कहते हैं कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? फीमेल के वेजिना में ट्रांसफर हो रहा है। तो उस प्रोसेस का क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंसीमेशन। ठीक। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिक फॉर्म होगा और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस बनेगा। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटिक पढ़ेंगे। अब जब आप स्पर्मेटिक भी पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि जो स्पर्मेटिक है वो 3 फेजेस में डिवाइड होगा आपका। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटिक पढ़ेंगे। स्पर्म आपको आता ही है, ATID लगा देना, स्पर्मेटिक हो जाएगा। ओके, ये 3 फेजेस में डिवाइड है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज आप इस ये समझ में आ रहे होगा कि इसमें काफी सारे सेल जो है मल्टीपल डिवाइड होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रीमोडियल सेल होता है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियल का जो प्रीमोडियल सेल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे कि ये स्पर्मेटोफिरस, ये क्या है? आपका सेल है, समझो ट्यूब्यूल्स है। अब यहाँ पे जो मैं आउटर लेयर बना रही हूँ, तो ये जो लेयर ये क्या होगा? ये आपका यस, ये जो है आपको क्या होगा? ये प्रीमोडियल जर्मिनल सेल है। ठीक, यहाँ पे ये पूरे आउटर लेयर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक, तो किसके आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है? ये आपके सिम्निफेरस ट्यूब्यूल के आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। ओके, और सिम्निफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। नाउ ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज के समय क्या होता है कि जो प्रीमोडियल जर्मिनल सेल होता है वो काफी सारे मतलब वो मिटोसिस प्रोसेस से गुजरता है। देखो कुछ वर्ड्स है, जैसे कि अगर आप कहीं मिटोसिस पढ़ रहे हो तो आप मिटोसिस लिखोगे, मियोटिक पढ़ रहे हो तो मियोटिक पढ़ोगे। अब मिटोसिस होता क्या है? तो मिटोसिस आपको पता है ना क्या होता है? मिटोसिस ये होता है ना कि जैसे कि एक चीज दो पार्ट में डिवाइड हो गई, समझिए एन 2n है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो nn बना। तो सिर्फ ये जब दो पार्ट में डिवाइड हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिटोसिस प्रोसेस। ठीक, अब यही एन क्या कहते हैं, फिर से दो दो एन बन जाएगा अलग अलग करके, तो वो मियोसिस हो जाएगा। लेकिन मिटोसिस क्या है कि सिर्फ ये एन बना है। ठीक, तो क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये मिटोसिस प्रोसेस के जरिए क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। और हर एक स्पर्मेटोगोनिया क्या कंटेन करता है? 2n नंबर ऑफ स्पर्म को कंटेन करता है। ठीक है, अब आपको पता है कि 2n नंबर ऑफ स्पर्म क्या होते हैं, जैसे कि एक्स और वाई, ये क्रोमोसोम आप जानते हैं। ठीक, ये किसके किस में होता है? तो ये मेल में होता है। और अगर हम एक्स एक्स की बात करें तो ये किसमें है? ये फीमेल में है। तो बेसिकली हमको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं। अब 2n बन कैसे रहा है मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, ध्यान देना। 2n क्यों और कैसे बन रहा है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्पर्म जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके 46 होते हैं, ये आपको पता है। ये अगर क्या कहते हैं इनको पेयर में हम कर देंगे, एक साथ इनका हम मतलब जो जोड़ा है उसको बना देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक, तो 23 जब क्या कहते हैं हम कंसीडर करते हैं तो वो 2n के पेयर में बन जाता है। ठीक, और अगर हम 46 कंसीडर कर रहे हैं तो वो सिर्फ n नंबर के पेयर में चलता है। तो अगर वो 2n बन रहा है क्रोमोसोम, तो इसका मतलब ये है कि हम 23 क्या मतलब उसको पेयर में कर लिए कन्वर्ट। ठीक, तो हम जब क्या कहते हैं इनको पेयर में कन्वर्ट कर लिए हैं तो वो 2n हो गया, और 46 से रहता तो वो n नंबर होता। यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद आप एक चीज देखो, जो एडल्ट मेल होते हैं, मतलब जैसे कि एडल्ट कब आएगा स्टेज? एडल्ट स्टेज आपका जब 20-21 हो गया, 18-20 साल, मतलब 18-19-20-21, जब ये एज हो गई है बच्चे की, ठीक है, जब इस समय ये एडल्ट मेल हो गया है तो उस समय जो मेल है उसमें एक दिन में
एक दिन में कितना स्पर्म फॉर्मेशन होता है? 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 13 स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब आप खुद ही सोच लो कि अगर हम 10 की पावर 12 करें, जैसे हमने 10 लिखा, अब इसकी पावर 12 करें तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब इसको काउंट करते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। समझो इतना ज्यादा, मतलब ये बिलियंस जो स्पर्म्स हैं, 100 बिलियंस, 10 बिलियंस, इतने स्पर्म्स क्या होते हैं एक दिन में बनते हैं जब क्या कहते हैं वो एडल्ट मेल हो जाता है तो। और हर दिन इतने बनते रहते हैं स्पर्म्स पर डे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दे ग्रेजुअली मोर इन टू दे स्पर्मेट। देखो क्या होता है, दे ग्रेजुअली, फिर क्या होता है वो आराम से धीमे धीमे क्या होते हैं ज्यादा होते रहते हैं स्पर्मेटिक में। उसके बाद द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस आप जानते हैं ना कि क्या होता है, कि इस तरह से जो होता है कनेक्टिंग होता है वास्ट डिफरेंस, ये कनेक्टिंग होता है ना वास्ट डिफरेंस ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पहला पोर्शन है जहां मतलब ये पूरा एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ पे पूरा ये मतलब प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, और बेसिकली स्पर्म बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, टेस्टिस में बन रहा है आपके। ओके, वेयर दे अंडरगो फर्दर मैच्योरेशन एंड स्टोर। ये क्या होता है कि फिर मैच्योरेशन प्रोसेस में जाता है और वो क्या होता है बेसिकली स्टोर होता रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक छोट मतलब देखो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको किसी भी तरह कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और आप जो हो मतलब फ्रैंकली मुंह से बोल दो कि हाँ ऐसा होता है, वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है नाइट फॉल हो जाता है। ठीक, अब आप सोच रहे होगे व्हाट इज नाइट फॉल। तो नाइट फॉल वो होता है कि जब क्या कहते हैं वो फीमेल्स में भी होता है, ऐसा नहीं फीमेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में भी होता है नाइट फॉल, मेल्स में भी होता है नाइट फॉल। तो उस समय क्या होता है नाइट फॉल में कि जब स्पर्म की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो स्पर्म ऑटोमेटिक क्या होता है रिलीज हो जाता है। ठीक, जब वो रिलीज हो जाता है उसी को लोग बोलते हैं नाइट फॉल हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है वो है ग्रोथ फेज। हमने अभी पढ़ा क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज, अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ फेज। इन दिस फेज अ डेप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीज इन साइज। इसमें क्या होता है कि जो डेप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम है, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2n किस तरह से बन गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो साइज है, इसका जो नंबर है वो बढ़ जाता है। जब एक चीज जान लो, जब कोई चीज ज्यादा होती है, जैसे कि अगर आपके घर में दो लोग हैं, जैसे कि आप रह रहे हो, समझो आप एक रूम में हो, ठीक, आप बाहर रह रहे हो पढ़ने के लिए, आप हो और दो एक और आपके फ्रेंड है, आप दो लोग हो। अब क्या हुआ कि किसी दिन आप लोग जैसे कि दो लोग हो, समझो आपकी जो आप हो, आप 3 रोटी खाते हो, आपका बगले पार्टनर जो है वो 3 रोटी खाता है, 6 रोटी। किसी दिन आपने पार्टी रख दी, अब क्या हुआ कि पार्टी में 8 लोग आए, तो उस समय क्या होगा कि जैसे लोग बढ़ेंगे उनके खाने का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब जो फूड न्यूट्रिशन है वो जो एक्यूमुलेट करेंगे, एक्यूमुलेट होता है लेना, इकट्ठा करना। ठीक, तो वो क्या होगा वो ज्यादा होगा। तो सेम उसी तरह जब स्पर्म की साइज बढ़ती है, जब स्पर्म ज्यादा बनने लगता है तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है जब न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी तो न्यूट्रिशन के बाद जब वो न्यूट्रिशन लेगा तो वो क्या करता है न्यूट्रिशन लेने के बाद कि वो डीएनए को रिप्लिकेट करने का काम करता है। डीएनए रिप्लिकेशन आप जानते हैं ना, जैसे कि अगर आपके एक छोटा सा नाखून भी है तो उसमें भी डीएनए है आपका। ठीक है, तो अगर जो क्योंकि जो डीएनए होता है वो किससे बना होता है, वो पूरा के पूरा प्रोटीन से बना होता है। तो इसी वजह से जब क्या कहते हैं उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो जब ज्यादा अमाउंट भी बढ़ रहा है, जब ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। और जब ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है तो क्या क्यों वो ले रहा है इतना, क्योंकि उसको डीएनए को रिप्लिकेट करना है, मतलब डीएनए को बढ़ाना है, लगातार डीएनए बढ़ता रहेगा। ठीक है, this result to form diploid primary spermatocytes and ready to undergo maturation division। इस समय क्या होता है कि ये जो रिजल्ट बन गया ये ग्रोथ फेज रिजल्ट है। इस फेज में क्या होगा कि जो स्पर्म है उसने प्राइमरी स्टेज को क्रॉस कर लिया। अब जैसे कि आप सोचोगे यार प्राइमरी स्टेज कैसे क्रॉस किया, इसको मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये देखो,
ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये जो फेज है, ये कौन सा फेज है, ये मल्टीप्लीकेशन फेज चल रहा है। ठीक, उसने क्या बनाया, 2n बनाया। ठीक, अब वो क्या करेगा, वो ग्रोथ फेज में आएगा। जब वो ग्रोथ फेज में आएगा तो कौन सा, ये प्राइमरी को क्रॉस करके वो सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, तब उसे क्या हो रहा है कि वो 2n से एक nn बना रहा है। ये आपको समझ में आ गया? यही है, यही जो डायग्राम है। इसलिए मैं कही ना कि आप कुछ डायग्राम बनाना ना बनाना, ये डायग्राम आप 100% बनाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने मल्टीप्लीकेशन फेज में यहाँ पे क्रॉस कर लिया, ग्रोथ फेज में आने के बाद वो यहाँ पे अब आ रहा है। ठीक, ये जो ग्रेथ, ये बीच का जो प्रक्रिया है, इस समय प्राइमरी से सेकेंडरी के जो बीच का प्रोसेस आ रहा है, वो कौन सा प्रोसेस है, वो ग्रोथ फेज है। ओके, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया? अब मैं आगे चलूं, चलो ग्रोथ फेज भी यहाँ पे हो गया। ग्रोथ फेज के बाद जो लास्ट फेज है वो है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, तो इस फेज में क्या हुआ कि जो ईच मतलब जो क्या कहते हैं, दोनों मतलब जो स्पर्म्स है वो क्या करेंगे, उसने प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया को तो क्रॉस कर लिया, वो अब वो क्या करेगा, वो क्या कहते हैं मिटोटिक डिवीजन क्रॉस करने के बाद अब वो हैप्लॉइड डॉटर सेल बना रहा है। हैप्लॉइड डॉटर सेल जैसे कि 2n था, 2n से उसने क्या बनाया, nn बना दिया। ठीक, nn बना दिया। अब nn बनाने के बाद वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस में जाएगा। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइज में जाएगा तो वो क्या करेगा, यहां से वो डिवाइड करेगा, फिर वो nn बनाएगा। तो ये जो है ना, ये पता है, जो आप ये पढ़, आप लोग को लग रहा होगा कि यार ठीक है ठीक है हो जाएगा, नहीं, आप जब प्रैक्टिकल में अपनी फाइल लिखेंगे ना, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा प्रोसेस, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी जब आप आएंगे ना, आपको ये स्पर्मेटोजेनेसिस डिफाइन करो, अगर आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के और ये डायग्राम, एक दो और डायग्राम मैं बता दूंगी अभी, उनको बना लोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, 100% पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इतना डिटेल आपको याद होना जरूरी होता है। इतना डिटेल आपको याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। नहीं याद हो, नहीं कहते हैं समझ आ रहा है तो रट लो, इसके एक एक टर्मोलॉजी को आप याद रखो, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नंबर गेनिंग है, नंबर जरूर मिलता है और क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैज, जिसे मैंने पहले बता दिया कि क्या होता है कि अगर 2n प्रोसेस है तो इसका मतलब ये है कि वो पेयर में लेके चल रहा है, मतलब 23 हो गया। ठीक, 23 हो गया, मतलब 22 आपके जो ऑटोजोम्स होते हैं वो, और जो क्रोमोसोम एक होता है वो कौन सा होता है, वो एक्स होता है, और एक होता है वाई। ठीक, तो ये हुआ, तो इस तरह से ही सारे प्रोसेस चले, और फिर क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं 4 स्पैटिक बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को, आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पूरा हमने इतना यही पढ़ा अभी तक। हमने ये देखा, तो मैं थोड़ा सा इनलार्ज करूँ, ये मैं देखो वर्टिकली बना रही हूँ, देख लेना थोड़ा सा डायग्राम, कि उसने बेसिकली पहले क्या किया कि 2n था, 2n के बाद ये कौन सा स्टेज था, ये उसका मल्टीप्लीकेशन स्टेज था। ठीक, मल्टीप्लीकेशन फेज था। अब यहाँ पे उसने nn बनाया, तो जब वो nn बना रहा है तो वो कौन से स्टेज में चल रहा है, वो ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोथ फेज में। अब जब nn से उसने क्या किया, फिर से 2 nn बनाया, तो वो कौन सा स्टेज आया जब फिर से nn बनाया, तो उस समय वो मैच्योरेशन, ये जो है ये मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन फेज। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ से शुरू होता है कि 2n से वो nn बनाने जा रहा है, ग्रोथ में वो है कि वो nn बना लिया है। अब nn के बाद क्या कहते हैं, जब वो n ये जो सिंगल n से इसके बाद भी वो 2 nn बनाता है, तो वो मैच्योरेशन स्टेज आपका हो जाता है। ये पूरा आपने किसके बारे में पढ़ा, स्पर्मेटिक के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब आप स्पर्मेटो अभी जिनसे अभी और देखोगे, क्योंकि आप देखो ना 2 पार्ट में डिवाइड है, तो उसमें आप थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल पढ़ोगे कि कैसे क्या प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक,